नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नेतृत्व की लड़ाई, आज मैं कल तू पर। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद अब नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। पूर्व सीएम और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि प्रत्याशी का चयन सही से नहीं हुआ। मैंने पहले भी इस बारे में संकेत दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में प्रत्याशी चयन में हमें और समझदारी दिखानी होगी। सभी से बातचीत करते हुए फैसला ले, थोपने का काम ना करें। उन्होंने कहा कि अब तो जनता आगे बढ़ गई है और हम पीछे हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इशारों में पलटवार करते हुए कहा कि जो मंच पर बैठे हैं कोई बड़े आदमी नहीं है। आज तू है तो कल मैं हूँ। सबसे पीछे वाला आगे आ जाए और आगे वाला पीछे चला जाए। कहीं भी बैठो, जमीन मत छोड़ो। वहीं तीरथ सिंह रावत के इस बयान के बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई है। भाजपा का कहना है कि जो भी सुझाव आए हैं उस पर मंथन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। भाजपा नेताओं के भीतर काफी नेतृत्व के प्रति काफी नाराजगी है और अब धीरे धीरे ये नाराजगी ज्वालामुखी बनकर फूटकर दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि जैसे उन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीता है, वैसे ही वो केदारनाथ का भी उपचुनाव जीतेंगे। सवाल ये है कि क्या तीरथ सिंह रावत ने पार्टी की सच्चाई को उजागर कर दिया है? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा ने हार जीत पर मंथन शुरू कर दिया। देहरादून में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 1350 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहे और वहीं इस बैठक में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा भी की गई। साथ ही केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। वहीं बैठक में पूर्व सीएम और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि प्रत्याशी का चयन सही से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। अब केदारनाथ में उपचुनाव होना है, ऐसे में प्रत्याशी चयन में हमें और समझदारी दिखानी होगी। सभी से बातचीत करते हुए फैसला लें, थोपने का काम नहीं होना चाहिए। वहीं तीरथ के बयान के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इसलिए ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है। दायित्व आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था, जो वक्तव्य था, मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं भी सहमत हूँ। और उन्होंने जो बात कही है वो कार्यकर्ताओं के मन की बात कही, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो सिरफुटोल है उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहा है और बयान से स्पष्ट हो गया कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज़ वेल नहीं है। अंदर खाने तमाम बातों में आपसी झगड़ा आज भी बरकरार है। जिस तरह के उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवारों का चयन सबकी राय लेके किया जाता तो शायद ये स्थिति न रहती, और जिस तरीके से बाहर से उम्मीदवार लाए गए
दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ करके उम्मीदवार आयातित किए गए, उसका खामियाजा भाजपा ने भुगता है और आगे भी भाजपा भुगतेगी। और भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में नहीं थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने दोनों सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। मंगलौर से भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी घोषित किया था। करतार सिंह भड़ाना कपड़ों की तरह पार्टी बदलने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वो हरियाणा और यूपी से चुनाव लड़ चुके हैं। जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को भाजपा में शामिल कर उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी और करतार सिंह भड़ाना उपचुनाव हार गए। वहीं अब केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए अब दोनों ही दलों में मंथन शुरू हो गया है। देखिए, क्योंकि केदारनाथ हमारी विधानसभा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विधानसभा जीतने के लिए अपने द्वारा संगठनात्मक रूप से हो, राजनीतिक कार्यक्रमों के रूप से हो, हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे। क्यों अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मत से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की। इस बारे में कई बार कह चुका कि अपने पार्टी की आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी की विचारधारा के लोगों को टिकट ना देकर बीजेपी ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी ठेकी। इस प्रशासन ने, इस शासन में जिस तरीके से मीनाक्षी सुंदरम और विनय शंकर पांडे जैसे लोग रहेंगे और उनकी चलेगी और उनके वो अपने गुट विशेष के लोगों को ही पोस्टिंग्स दिलाएंगे, तो यही हाल सरकार का होगा और जनता के बीच में एक्सपोज हो रहे हैं। और ईश्वर करे कि ऐसे ही जो अधिकारी हैं वो घेरा बना के मुख्यमंत्री को घेरे रहें और कांग्रेस की आसान राह जो है आसान हो। कुल मिलाकर तीरथ सिंह रावत का बयान भाजपा के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ाने वाला बयान है। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी इस बयान पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं तीरथ के बयान के बाद कई नेता भी उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा तीरथ के बयान को गंभीरता से लेगी? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो नेतृत्व की लड़ाई आज मैं कल तू पर आए। तीरथ सिंह रावत हमेशा अपने बेबाक बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहे हैं और सत्ता में जब वो थे और मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसकी वजह भी उनकी कहीं ना कहीं बयानबाजियां ही रही थी। एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है और अपनी ही सरकार पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। इशारों ही इशारों में तीरथ सिंह रावत काफी कुछ कह गए। हालांकि अब बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है और केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट डिसाइड किए जाएंगे। क्योंकि मंगलौर और पौड़ी में जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी दोनों ही सीटों पर पहले नहीं थी और कांग्रेस को हालांकि एक सीट का फायदा जरूर हुआ। बीजेपी को आशा जरूर थी कि वो एक सीट पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत कम अंतर के साथ ही सही, हालांकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब ये जो हार हुई है इसने कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि तीरथ सिंह रावत ने उठाए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थापलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शुरुआत शीशपाल जी आपसे ही करते हैं। तीरथ सिंह रावत के जो बयान है वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार जो उन्होंने बयान दिया, अपनी ही सरकार पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जहां एक ऐसी पार्टी जो कहती हो कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारे संगठन में किसी की उपेक्षा नहीं की जाती, और आज उसी के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए यशी जी, वैसे ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि उनके नेता अपनी कार्य समिति की बैठक में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में है, तीरथ सिंह रावत जी ने वही बात कही जो भाजपा के कार्यकर्ता दबी जुबान से कह रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं में
एक घुटन है, लंबे समय से घुटन है। आपने देखा कि लगातार पूरी सरकार भले ही भाजपा की चल रही हो, लेकिन उसमें भी जो है आधे से ज्यादा कैबिनेट के मंत्री भाजपा मूल के लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस से गए हुए हैं। ज्यादातर आपने देखा कि विधायकों को टिकट भी जो है इधर से जाने के बाद मिला है, और भाजपा के कार्यकर्ता की लगातार वहां पर उपेक्षा हो रही है। उपचुनाव में भी इस बार वही हुआ कि जो है 4 दिन पहले कांग्रेस से तोड़ करके बद्रीनाथ में आप प्रत्याशी लेकर के आए, और वो मंगलौर में तो हरियाणा के फरीदाबाद से आप तोड़ करके धनबली को लेकर के आए, तब भी भाजपा दोनों सीटों पे जीत नहीं पाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, जो दबी जुबान से बात कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल है सार्वजनिक होने लग गया है। और उसी की परिणति है कि तीरथ सिंह रावत जी ने इसको कार्य समिति की बैठक में बेबाकी से कहा, और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से खुशी जाहिर की, तो इससे साफ है कि वो कार्यकर्ता के मन की बात कह रहे हैं। और मैं शिषपाल जी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, शिषपाल जी मैं एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ, जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। और मुझे लगता है कांग्रेस में भी कम गुटबाजियां नहीं है, कांग्रेस में भी अपार गुटबाजियां हैं, लेकिन बीजेपी का मुद्दा हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि समय समय पर उनकी पार्टी के लोग आके बयानबाजियां कर देते हैं। हालांकि उनका संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं यशी जी, ऐसा है कि ना तो हम किसी के घर पे पत्थर फेंक रहे हैं, और जब भी आपने हमारे बारे में भी डिबेट की तो हमने तब भी बेतागी से अपनी बातें की। लेकिन भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, तीरथ सिंह रावत अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पे चर्चा होगी, और चर्चा हो भी रही है। मैं लगातार 2 दिन से डिबेट में बैठा हूँ इसी विषय को लेकर के। मैंने भाजपा की एक भी प्रवक्ता को या जिस करप्शन में जिस भी लीडर की बाइक चलती है, ये कहते नहीं सुना कि तीरथ सिंह रावत ने गलत कहा। वो कह रहे हैं कि हम इससे अपनी सहमति जता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने। शिषपाल जी, अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले जब उपचुनाव के रिजल्ट्स आए थे, 2 या 3 दिन पहले, तो हम लोग डिबेट कर रहे थे और उस पर भी ये निकलकर सामने आया था। वरिष्ठ पत्रकारों ने ये बात कही थी, मुझे लगता है कुलदीप जी ने भी शायद ये बात कही थी, और अरुण शर्मा जी जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा जो है वो साफ तौर पर हुई है। और अब तीरथ सिंह रावत जी जब इस बात को भरे मंच से कहते हैं तो ये समझ आता है कि वाकई ऐसा है, क्योंकि आपके पास पहले प्रूफ नहीं होता कि आप ये बात कह सकें, क्योंकि उसके बाद सामने से जवाब आता है कि आपको कैसे पता हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। हालांकि अब अगर तीरथ सिंह रावत जी एक बात कह रहे हैं तो ये पक्के तौर पर हो जाता है कि भाई वाकई कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो रही है और कार्यकर्ता नाराज है, तो बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। निश्चित तौर पर ये चीजें, और ये बात हम लंबे समय से कह रहे हैं कि भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो खींचतान चल रही है, जो नूरा कुश्ती चल रही है, उसी का परिणाम है कि 2 साल से ज्यादा समय हो गए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा, दायित्व अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहा, संगठन के पदों पर भी जो आज भाजपा उसको नवाजा जा रहा है। तो भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोश है, इसमें कोई दोष नहीं है, और अनुशासित पार्टी का सड़कों पर। ठीक है शिषपाल जी, हम वापस आते हैं, आपकी आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम है, शिषपाल जी की आवाज को प्लीज फिक्स करिएगा। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखो, अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही है जो अटल जी के टाइम की भारतीय जनता पार्टी थी। ये पार्टी मोदी जी की पार्टी हो चुकी है, और इसमें जो राजनीति है वो वैचारिक आधार पर न होकर गैंगी राजनीति है, और गैंगी राजनीति से जो पार्टीज में अंदर दम घुटता है, वो घुटन का जो फूटना है वो सामने आया कार्य समिति की बैठक में। और चूंकि तीरथ सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के, और वो उन लोगों में शुमार हैं कि जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी है। और जब उत्तराखंड राज्य की पहली विधानसभा माननीय स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ में गठित हुई थी, तो उस समय भी ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के रहे हैं राज्य बनने के बाद। अब समस्या आती है कि जब धीरे धीरे जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री एक के रूप में भी यहाँ पे 1-2 महीने के लिए रखा जाता है, उसके बाद सांसद होने के बावजूद एक जनरल खनूरी जो बहुत ईमानदार नेता रहे हैं उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के, उनका शिष्य के रूप में जिसको तगमा लगा था, उसका जिस तरह से विदाई की
मोदी की भाजपा ने, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार बहुत सही समय पे और सही प्लेटफॉर्म में किया। हम सलूट करते हैं, क्योंकि इस समय जो पौड़ी है और पौड़ी में जो गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल रीजन की जो अनदेखी कर रही है, तो तमाम गढ़वाल के नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, तमाम गुस्सा में है, आक्रोशित है। इसमें आपने तीरथ सिंह हो चाहे त्रिवेंद्र रावत हो या बलूनी हो, तीनों ही वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ अंदर खाने में, क्योंकि मैं बहुत अंदर खाने जानता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और जब इस चैनल में डिबेट हुई थी, उस समय अरुण शर्मा डिफेंड कर रहे थे। अरुण शर्मा, ये मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने नहीं हराया, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हराया। और उसका जीता जागता उदाहरण आज तुम्हारे आपके सामने आ गया कि जब गढ़वाल का वरिष्ठ नेता सीधा सीधा बोलता है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है इसलिए हम हारे हैं। तो ये जो सवाल है, वो सवाल जो आपकी डिबेट में है, उसका पूरा पर्दाफाश हुआ कि क्योंकि आज की तारीख में जो गैंग भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में बन गया है, और उस गैंग का जिस तरह का रवैया है, उस रवैये से सारी जनता आहत है। उसमें हमें आहत तब होते हैं जब एक मतलब ऐसा निर्णय लिया जाता है कि हमारा धार्मिक जो परम मतलब बड़ी, हमारे केदार बाबा का गिरेबान में भी हाथ डालने की इनकी हिम्मत होती है, हमारे शंकराचार्य को गलियाने में इनकी हिम्मत होती है, पूरा गैंग ऊंचे नीचे से लेकर ऊपर तक। तब हमें दुख होता है कि किस गैंग की राजनीति में, किस गैंग के अंतर्गत उत्तराखंड विवश हो रखा है इस समय, इनको झेलने के लिए, इनको अपनी सरकार मानने के लिए। निश्चित रूप से चारों तरफ से इन्होंने हमें, चाहे बेरोजगारों पे लाठीचार्ज हो, अंकिता हत्याकांड हो, चाहे उत्तराखंड में कोई भी इवन छोटा से छोटा गढ़वाल में सिंगताली पुल का निर्माण न करना, मतलब कितना वो है, और एक वैकल्पिक मार्ग की ढूंढ करना तीर्थ यात्रा के लिए, और उसमें चेतावनी देना मुख्यमंत्री का। ए बाबा, वो अपनी किस, ये कहता है कि मैं उत्तराखंड का नौकर हूं, सेवक हूं, और उसके बाद अपने ही मालिकों को तुम चेतावनी दे रहे हो कि खबरदार, मैं जो कुछ करता रहूं मैं करता रहूं। ठीक है, इस तरह के वचन वापस आएंगे आपके पास, वापस आते हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अगर हम बात करें जिस तरीके का बयान तीरथ सिंह रावत का आया है, इससे पहले भी हमने देखा कि भ्रष्टाचार को लेकर भी दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री काफी मुखर हुए थे। और अब जो तीरथ सिंह रावत का बयान आया कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, आज मैं हो सकता हूं कल तू हो सकता है वाली जो लाइन उनकी इनके वक्तव्य में नजर आई, जिस पर आज हम मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो बीजेपी का अंदर खाने में काफी गुटबाजी जो है वो नजर आती है। देखिए, ऐसी इसमें कोई दोहराई नहीं है, और हमने तो समय समय पर, क्योंकि आपके चैनल पर भी डिबेट होती रही है, और तभी हमने ये बात कही कि भाजपा के भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में गुटबाजी है, लेकिन चूंकि वहां का मॉनिटर सख्त है तो वो चीजें बाहर नहीं आ पा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में सड़कों में सर फुटबॉल देखने को मिलती है, लात घुसे चल जाते हैं, अभी बीजेपी में उस तरह की चीज नहीं। अभी हम जिस बयान पे चर्चा कर रहे हैं, देखिए, भाजपा का ये अनुशासन ही है कि वो भाजपा की कार्य समिति में ये बयान निकल करके आया, उन्होंने कोई सार्वजनिक मीडिया में ये बात नहीं कही। कार्य समिति एक उस चीज के लिए कि भाई लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में हमारी क्या स्थिति रही, उस पर उनका चिंतन मनन था, तो उन्होंने अपने उचित प्लेटफॉर्म पर ही वो जब बात जाकर के कही। ये बात अलग है कि ये बयान उनका उससे बाहर आ गया और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है। देखिए, हमें देखिए समझना होगा कि 2016 में जब हरीश रावत की सरकार में राष्ट्रपति शासन लगा था और कई कांग्रेसी नेता और मंत्री जो हैं विजय भावड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए थे, उसके बाद जो स्थितियां रही उसमें बीजेपी के अंदर एक दबी जुबान में ही हमेशा एक बात उठती रही कि भाई अगर हम जो इतने वर्षों से जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, रात दिन मेहनत की, कपड़ों के बैग में पार्टी के कागज लेकर के, पैम्पलेट ले जा करके रोज आम आदमी से मिलना, जनता से मिलना, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, तमाम उसमें वो जाकर के उन्होंने संघर्ष किया। आज वो पार्टी का कार्यकर्ता वो पीछे धकेल दिया गया।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2017 में जब त्रिवेंद्र रावत की प्रचंड बहुमत सरकार बीजेपी की बनी प्रदेश में, तो उसमें कौन मंत्री थे? सतपाल महाराज कांग्रेस से, हरक सिंह रावत कांग्रेस से, सौरभ बहुगुणा कांग्रेस से, रेखा आर्या कांग्रेस से, सुबोध उनियाल कांग्रेस से। तो एक बड़ा जो लिस्ट थी वो कांग्रेस की थी, जबकि 60 लोगों का बहुमत था तो भाजपा 57 का था। तो भाजपा को ये था कि भाई जब सारी चीजें हमारी निकल करके आई, सब कुछ हमने मेहनत करी, राज्य में सब कुछ किया, चुनाव लड़े और मलाई खाने के लिए ये लोग आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2022 में जब जब सारी चीजें विपरीत दिखाई दे रही थी, तब भी ये बात निकल करके आई। और ये बात अलग है कि पुष्कर धामी खुद हार गए, लेकिन अपनी टीम को मैच जिता गए, भाजपा सत्ता में पहुंच गई एक अच्छे बहुमत के साथ, वो भी प्रचंड बहुमत कहा जा सकता है, ठीक है। 40 से ऊपर उसमें विधायक उनके आए, 47 के करीब विधायक हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? तो कौन मंत्री बने? सतपाल महाराज पूर्व कांग्रेसी, रेखा आर्या पूर्व कांग्रेसी, सौरभ बहुगुणा पूर्व कांग्रेसी, सुबोध उनियाल पूर्व कांग्रेसी। तो फिर भाजपा के लोग कहां जाएं? ठीक, तो ये बात, और क्योंकि भाजपा में जिस तरह का कैडर है, वो जिस तरह के प्रकोष्ठों की बात करती है, प्रकल्पों की बात करती है, वहां हर चीज के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन वो एडजस्टमेंट जो संगठन में है वो सरकार में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और ये बात कई बार भाजपा के कार्यकर्ता भी हमसे कहते रहते थे कि भाई कांग्रेस के लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, हम कैसे उनसे चीजें बात शेयर करें, ठीक है। और कांग्रेस के जो लोग भाजपा में आए, उनके अंदर भी ये बात है कि अरे यार यहाँ तो दूसरा हिसाब किताब है, हमारा तो दूसरा हिसाब किताब था, ठीक है। वो लोग भी आकर के यहाँ पर उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग भाजपा के विचारधारा में शामिल नहीं हुए हैं, ये लोग भाजपा के सरकार में शामिल हुए थे, ठीक। तो विचारधारा में शामिल होना और सरकार में शामिल होने में यही बड़ा फर्क होता है, ठीक। अब वहां पर जो बात निकल करके आई, जिस प्रकार से तीरथ रावत ने जो बात कही, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता ना, ये बड़ा दार्शनिक विचार है जो मैंने वहां महसूस किया तीरथ रावत को देख करके, कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, ठीक है ना, तब आपके भीतर का जो शेर है वो जाग जाता है, ठीक है। तीरथ रावत आपने मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उनके अंदर ये वाली काबिलियत काफी टाइम पे थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद भी तो उन्होंने काफी बयानबाजियां की और जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे। 3 महीने बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं, मैं तीरथ रावत को अपने कॉलेज के समय से जानता हूं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तब से मैं तीरथ जी को जानता हूं। और तीरथ जी की जो भाषण शैली थी वो बहुत शानदार हुआ करती थी। मतलब जब हम लोग स्टूडेंट यूनियन में थे, कॉलेजों में थे, तो हम उनके भाषण शैली के बड़े कायल हुआ करते थे। मेरे ख्याल शिषपाल भाई भी गोपेश्वर कॉलेज से ही पढ़े हैं, तो उनको भी शायद इस बारे में जानकारी होगी कि तीरथ रावत, श्रीनगर में हमने उनके कई भाषण सुने थे और बड़े शानदार भाषण दिया करते। तो वो अपनी बात कहते हैं, तीरथ की एक बड़ी खूबी है, वो अपनी बात कहते हैं। अब उनकी आवाज है, उनकी आवाज का जो वॉल्यूम है, उनका जो पिच है, वो थोड़ा सा हमें अलग से लगता है। हाँ, वो उनके वॉल्यूम और पिच का प्रॉब्लम है, ठीक है। कुलदीप जी, हम वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कमलेश उनियाल जी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज बात कर रहे हैं नेतृत्व की लड़ाई, आज मैं कल तू पर आई। चर्चा इसी पर कमलेश उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, तीरथ सिंह रावत का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, हालांकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि ये एक बड़ी समस्या आजकल भाजपा में देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको मौका मिल रहा है और जो
कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं या पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं की जा रही है। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विस्तृत कार्य समिति थी बहुत अच्छी संपन्न हुई, और उसमें थपलियाल जी भी आ रखे थे क्योंकि वो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी आ रखे थे। जो तीरथ जी ने कहा वो आपको इन्होंने बता दिया है। पहले तो इनकी जानकारी में संज्ञान में मैं डाल दूं, मैं खुद उस कार्य समिति में बैठा हुआ था। प्रथम रो में हम लोग बैठे थे, द्वितीय रो में, और वहां पे मुझे ना थपलियाल जी दिखे, ना मेरे को वहां पे एक कांग्रेस के प्रवक्ता दिखे। पत्रकार जी भी आप बताते हो तो हो सकता है इनके पास कोई इनपुट हो। इस तरह की कोई बात और कोई बयानबाजी नहीं हुई। दूसरा, जिसने भी बात रखी, बोगना जी ने अपनी बात रखी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमने भी शुरुआत में उनका पूरा का पूरा वीडियो क्लिप दिखाया है ना। आप बुलाते हो, फिर हम अपनी बात। अरे कमलेश जी, आप कुछ भी बोलेंगे थोड़ी ना सुन लेंगे, हम आपकी पूरी बात धैर्य से सुन रहे हैं, लेकिन आप सिरे से उस वीडियो को नकार रहे हैं, जो वीडियो भी हमने अपनी रिपोर्ट में चलाया। इस तरह की कोई बात ही नहीं है। आप ये बोलिए ना, वहाँ पे बात हुई है, कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हुई है, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया है। मंगलौर सीट में जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मंगलौर। कमलेश जी, मैं आपको वो वीडियो सुनाते हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ। सुना रहे ना आप, वीडियो भी हम लोग सुन लेंगे, कोई बात नहीं। आप मेरे टाइम को जो आपने दिया है उसको पूरा होने दीजिए, फिर आप वीडियो भी बता दीजिए। मैं ये बताता हूँ, वहाँ पे मंगलौर के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम। कमलेश जी, मैं आपको तीरथ सिंह रावत का वही बयान सुनाती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है। रुक जाइए, आप मुझे समय दीजिए, आप अपनी बात को पूरा करें। तो एक बात सुनिए, इंटरव्यू मामला आप ये बताए ना, कांग्रेस के जो आज कांग्रेस की सूची में जो अभी तक कांग्रेस की सूची का विस्तारीकरण नहीं हुआ, जो कांग्रेस ने उसमें पदाधिकारी बनाया पार्टी में शामिल हो गए, है ना। इनका जहां अपनी अंतर्गुट है, आज एक सीट भी अपने मंगलौर बद्रीनाथ की सीट में सिरे लेने के लिए तैयार है। आज आप ये देखिए, इनके प्रदेश प्रवक्ता कहते हैं ये मेरी जीत है, गणेश गोरियाल जी कह रहे हैं साहब ये इसका किंग मेकर मैं हूँ, ठीक है। उसके अलावा हरक सिंह रावत जी बोलते तो किंग मेकर असली मैं हूँ। तो ये आज इनमें आपको क्या समस्या है? बीजेपी को इससे क्या समस्या है? कह रहे हैं कि हम देखिए, हम 2 चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव, उन दोनों की समीक्षा भी हुई है। उसके अलावा लोकसभा में भी चुनाव लड़े हैं, वो भी हम 2 पुनः जीते हैं। 22 में हम लोग जीते हैं, 17 में हम लोग जीते हैं। कमलेश जी, आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं सीधा सा, मुझे एक बात बताइए। पिछले साल या इससे भी जब ये चुनाव हुए विधानसभा वाले, उस वक्त राजेंद्र भंडारी जी के विरोध में कार्यकर्ता वोट मांग रहे थे, कुनीतियां गिना रहे थे। अब उन्हीं के फेवर में जाकर कार्यकर्ताओं से वोट मांगने के लिए अगर कहा जाएगा तो आपको लगेगा कि आप उनसे किस मुंह से जाएंगे आप जनता के पास? कि आप पहले जिनको गरिया रहे थे, कह रहे थे कि वो काम नहीं करते हैं या वो ऐसे हैं या वैसे हैं, आज उन्हीं के लिए आपको वापस बीजेपी की तरफ से वोट मांगने जाना पड़े। तीरथ सिंह ने यही तो कहा है कि आपने चयन अच्छा नहीं किया, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करी, नए लोगों को ला ला के भरते जा रहे हैं और जो पुराने लोग हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पुराने कार्यकर्ताओं को पूर्ण सम्मान किया जाता है। नए कार्यकर्ता आते हैं, जिनका आंतरिक मन से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पे चलने की कोशिश की है, या जो भारतीय जनता पार्टी में था, राजू भंडारी जी आज हमारे नेता हैं। राजू भंडारी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज स्थिति जो भी रही है उसकी भी समीक्षा करेगी हमारी सरकार, हमारा संगठन, और उस समीक्षा के अंतर्गत एक अंटरली भी होती है, कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, वो एक विषय है। लेकिन आप एक चीज देखिए, मंगलौर वाली सीट में हम लोग जो आज तीसरे चौथे स्थान पे आते थे, आज हम मात्र 400 वोटों से वहां पे हारे उस सीट को। तो उस वहां पे भी हमारे एक जो हमारा उसके ये हमारी एक उपलब्धि है, जिस सीट पे हम तीसरे नंबर पे थे आज हम हारे, है ना। दूसरी बात मैं आपको एक चीज संज्ञान में डालना चाहूंगा कि अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2017 में हम जीत के आए, 2022 में हम जीत के आए, 2019 में हम लोकसभा जीते, 2024 में हम जीत के आ रखे हैं। इतना बड़ा दल है, इतनी बड़ी राजनीति है, इतना बड़ा संगठन है। लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद 3 महीने बाद हुए उपचुनाव में आप दोनों सीटें हार गए। पक्ष में आते हैं, कुछ परिणाम हमारे विरोध में आते हैं। हम तो ये कह रहे हैं आज समीक्षा इन कांग्रेस को करनी चाहिए कि जिनकी लिस्ट बना रही थी प्रदेश पदाधिकारी, अभी किरण मेहरा जी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनाई, और जो लिस्ट अगर आप चेक करोगे उस लिस्ट के कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी है, इनके पास तो पदाधिकारी नहीं है। आप ये देखें, आज इनकी होड़ लगी हुई है, वहां से किरण मेहरा बोलते हैं कि साहब किंग मेकर मैं आया हूँ तो 2 सीटें हम लोग। कुलदीप जी, मैं चाहती हूँ कि आप जरा जवाब दीजिए कमलेश जी को।
साहब। और उसके अलावा आप ये देखें ना, तो होड़ लगी हुई इनके में, अब संगठन में कहाँ पे चिंतन का विषय है, कहाँ पे नहीं है, तो आप लोग भली भांति शिशपाल जानते जी हैं। रुकिएगा और मेरे जरा। प्रवक्ता महोदय भी इनको भी संज्ञान में कहने को कुलदीप लेना जी। चाहिए। ठीक है, चुनाव में एक तरफा जीत नहीं होती, ये चलता रहता है, उसकी समीक्षा होगी, हम लोग डट के चुनाव लड़ेंगे आगे की। ठीक है कुलदीप जी, जो अभी यहाँ कमलेश जी ने अपना वक्तव्य रखा, पहले तो वो वीडियो ही नकार दिया उन्होंने कि ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, और दूसरा ये कि ये जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा वाली बात है इसको भी वो नकारते नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज ये कि ये जो यहाँ पर ये कांग्रेस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपनी पार्टी का देखना चाहिए, कांग्रेस में क्या चल रहा है वो कांग्रेस देख लेगी, समझ लेगी। देखिए, ये हो सकता है कि जो वर्तमान में भाजपा के प्रवक्ता यहाँ चैनल में बैठे हैं, इनकी सारी मांगे पूरी हो रही हों और इनकी जो अपेक्षाएं थी वो इसीलिए ये बात कही जा रही है। मैं भी एक आम कार्य करता हूँ, दरी बिछाने से लेकर झंडे टांग रखे हैं, जैसा कि मैंने भी स्ट्रगल करा है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा संगठन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ बहुत बड़ा संगठन है वहां तो इस तरह की बातें उभर करके भी आई। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये बात तो स्पष्ट है और इसमें कोई छुपी भी नहीं है कि कांग्रेस का सरपुट्टा बल तो सड़कों पर दिखाई देता है। कि भाजपा का अनुशासन है कि वो कार्य समिति में उन्होंने बयान दिया, भाजपा के नेता ने, ठीक है, लेकिन अच्छा ये बात भी सही है कि भाजपा कांग्रेस का भी संगठन पूरा नहीं विस्तारित नहीं हो पाया, ठीक है, पदाधिकारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने पहले उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में वोटिंग होती है और भाजपा 5 की 5 सीटें जीत जाती है, लेकिन ठीक केंद्र में सरकार बनने के 1 महीने के बाद राज्य में 2 उपचुनाव होते हैं और भाजपा दोनों उपचुनाव हार जाती है। ठीक, तो ये चिंतन तो भाजपा को करना होगा। हालांकि इस समय एक बड़ी चीज ये देखिए, इस चुनाव में एक बड़ा आश्चर्यजनक खेल ये रहा, शायद लोकतंत्र में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में शायद इस तरह की चीजें शायद ही कभी देखने को मिले कि 2 सीटों पर चुनाव हुआ, ना तो भाजपा को नुकसान हुआ, भाजपा को एक भी सीट का नुकसान नहीं हुआ, और कांग्रेस को 2 चुनाव जीतने के बाद 1 सीट का फायदा हुआ। ये एक अलग शोध का विषय है कि ये चीजें किस तरह की निकल करके आई, लेकिन इसमें जो बड़ी चीज है, बड़ी चीज जीत या हार नहीं है, बड़ी चीज ये है कि पार्टी संगठन के स्तर पर जो पौड़ी में हुआ, देखिए आप इसको थोड़ा सा समझिए, पौड़ी का बद्रीनाथ सीट का उपचुनाव और मंगलौर सीट का उपचुनाव दोनों अलग अलग, दोनों की परिस्थितियां अलग। मंगलौर सीट पर पूर्व विधायक का निधन हुआ, वो एक नेचुरल प्रक्रिया थी, उसमें उनका निधन हुआ, वो सीट खाली हुई, तो स्वाभाविक सी बात है वहां चुनाव होना था। लेकिन बद्रीनाथ की सीट पर तो ऐसा नहीं था ना, बद्रीनाथ की सीट पर तो उपचुनाव थोपा गया, खासकर तब जब पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभाओं में से 13 विधानसभाओं में भाजपा के एमएलए हैं। ठीक, इतनी सशक्त स्थिति में भाजपा वहां पर थी, और जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने बिल्कुल ठीक कहा यशी कि आपने कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ गए, उनके खिलाफ प्रचार किया, उनकी नीतियों कुरीतियों के बारे में, का वॉल्यूम थोड़ा तेज करेगा, गंदा राजनीति में उन्होंने किया, उसकी तमाम सारी चीजों के बारे में बातचीत करी, ठीक है, और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप उन्हीं कार्यकर्ताओं को उनके पक्ष में करने के लिए भेज देते हैं। अभी पिछले ही वर्ष प्रदेश सरकार ने राजेंद्र भंडारी की पत्नी, जो कि चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं, उनको पद से हटा दिया था कि भ्रष्टाचार किसी मामले में जांच को लेकर के, ठीक है। अचानक ऐसा क्या होता है कि एक रात पहले, एक दिन भी नहीं कहेंगे हम, एक रात पहले तक जो व्यक्ति भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहा था जनसभाओं में, और जिसको रात में कपड़े बदलने का भी अवसर नहीं मिला, और वो दूसरे दिन दिल्ली मुख्यालय में। बड़ा सवाल ये है कि राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग देहरादून के बजाय दिल्ली में क्यों हुई? वो कौन से फैक्टर थे, वो कौन थे, यहाँ क्या कारण था से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कौन कारण था जो राजेंद्र भंडारी को दिल्ली ले गया। कुलदीप जी, जानकारी में ये भी आई जी। अब वापस आते हैं आपके पास। कमलेश जी, सबसे राय मशवरा करना, थोपने का काम मत करना, ये स्टेटमेंट है तीरथ सिंह रावत जी का। ये कहीं ना कहीं ये स्वीकारा जा रहा है कि आप खुद एक चीज तय कर लेते हैं और थोप देते हैं कि आपको यही करना है।
तो केदारनाथ में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए उन्होंने साफ कहा है कि भैया राय मशवरा कर लो, मंथन कर लो, उसके बाद कैंडिडेट चुनो। आप मैं एक चीज बोलूंगा कि हम लोग लोकसभा जीते, हम लोग विधानसभा जीते, हम लोग ने पुनः राज्य में सरकार बनाई, सेंटर में बनाई, एक सीट में भी हम लोगों ने इतना बड़ा चिंतन और मंथन किया जिस पर आज चर्चा का विषय हो रहा। आप ये देखिए ना, इनके यहाँ तो कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई अभी तक, और वो सारे भाजपा में आ गए जो इनके पता है कांग्रेस डूब रही है, तो डूबने दीजिए बीजेपी को। क्या, मैं तो ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस अपना आधार तो खुद लेकर चलेगी ना। अगर वो डूब रही हैं तो वो डूबने दीजिए उनको। आपको क्या करना है? नहीं, हमने जो करना है आप, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि तीरथ सिंह रावत जी ने ये कहा कि भाई सबका राय मशवरा होना चाहिए, तो इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आने वाले निकाय चुनाव हैं, अगर हो सकता है निकाय चुनाव में जो टिकट अगर बटेंगे या मेयर के टिकट बटेंगे, उसमें सबकी राय मशवरा होना चाहिए। उसके लिए एक माइक्रो लेवल पे और ज्यादा एक टीम का गठन किया जाएगा, जो पहले अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड या इस तरह से अगर लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा की सीटों के लिए तैयार था, तो उस तरह का एक बनाने का एक सुझाव है। उन्होंने किसी तरह से ये नहीं कहा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, हमारे तीरथ सिंह रावत जी की अगर मैं बताऊं तो वो विद्यार्थी परिषद से लेकर के लगातार उनका अगर, ठीक है कमलेश जी वापस आएंगे। शेषपाल जी देखिए यशी जी, आधे घंटे की डिबेट के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। रावत जी ने अपना व्यक्त किया, उन्होंने अपने सुझाव रखे, और अच्छी बात है। अपनी पार्टी की कार्य समिति में कोई भी नेता अगर पार्टी को समझा रहा है या अपने सुझाव रख रहा है तो लिया जाना चाहिए। और हमने भी यही कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, जो उनके मन की व्यथा और पीड़ा है, तो तीरथ सिंह रावत जी ने सामने रखी। और कहती है कि हमारी पार्टी में सब कुछ और नहीं, भाई हमारी मन की, आपके अंदर भी बहुत पीड़ा है। एक मिनट, सोनिया जी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अब मेरा नंबर है, मुझे शेषपाल जी सबसे पहले तो आप अपने हेडफोन्स को थोड़ा ठीक करिए प्लीज। आपकी आवाज आ नहीं पा रही है हम तक। नहीं आ रही है? नहीं। थपलियाल जी, मैं जी क्या कहना चाहते हैं कमलेश जी के वक्तव्य पर? सबसे बड़ी बात है कि आज दिन तक हमने देखा है कि जब कभी भी उपचुनाव होते हैं तो कभी भी जनता ये समझती है कि अगर जो सत्ताधारी दल है उसको समर्थन देने में फायदा होता है, और ये यही समझे थे कि गिना भी रहे थे। राजेंद्र भंडारी भी यही गिना रहा था कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें फायदा पहुंचाऊं, और उसके बाद भी हारना बहुत ही बड़ा गंभीर प्रश्न है। और एक उम्मीदवार बाहर से लाना और वो बोलना कि साहब उसने इतनी उन्नति की कि केवल 422 वोट से कांग्रेस जीत पाई है, तो उसकी एबिलिटी, क्या एबिलिटी थी उसकी? क्या वो जनसेवक था उत्तराखंड का? कभी उसने किसी आदमी का भला किया था? केवल धन बल के आधार से अगर किसी डॉन को उत्तराखंड की धरती पे लाते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि 422। थपलियाल जी, मुझे इस बात पर हमेशा ऑब्जेक्शन रहता है कि अगर कोई और पार्टी जीतती है तो आपको लगता है कि नहीं जनता ने बहुत प्यार लुटा दिया, बीजेपी जीतती है तो आप धनबल पर आ जाते हैं। मुझे इससे थोड़ा आपत्ति है कि मतलब हर समय आप धनबल और 450 वोट का अंतर, एक व्यक्ति जिसे आप खुद कह रहे हैं कि वो बाहर का व्यक्ति है, उसने उत्तराखंड की जनता का भला नहीं किया, उसके बावजूद भी वो 450 वोट से हार रहा है, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि धनबल से जीता वो इतने वोट्स भी। बंगलोर के लोगों की सेवा की थी, बंगलोर के लोग उसको जानते थे क्या पहले? वो तो कभी इस राज्य में रहा ही नहीं है, वो तो फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा खनन का व्यापारी है। तो उस व्यक्ति का 400 जिस उसमें लगातार हारते थे उसमें केवल 422 से जीते, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये बता रहा हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है उत्तराखंड के भाजपा की, बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि इनके एक अदना सा महंत शंकराचार्य को गाली दे रहा है। मैंने प्रेस में देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ। शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब हो गया,
उसका कोई बताए ना तो मालूम हो मैं क्या कह रहा, वो शंकराचार्य FIR करे, शंकराचार्य साक्ष्य दे। मेरे को बड़ा इन लोगों की रावणी राजनीति से इतना कष्ट होता है कि इन्होंने 42 साधुओं का अपमान कर रहे हैं ये रावणी राजनीति वाले उत्तराखंड में। देखिए इनका घमंड। ये जब हम अंकिता का सवाल उठाते हैं तो VIP का नाम जो बताते हैं। कमलेश जी एक सेकंड रुक जाइए, कमलेश जी रुक जाइए जरा, थपलियाल जी को अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ प्लीज। कमलेश जी प्लीज रुक जाइए थोड़ा सा। थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब अंकिता की मां ने VIP का नाम बताया कि वो व्यक्ति यहाँ VIP था उस दिन, तो ये हाँ ना में जवाब न देकर वो बोलते साक्ष्य दो। तो ऐसी सरकार जो जनता से जो साक्ष्य मांग रही है और जो शंकराचार्य से भी साक्ष्य मांग रही है कि 228 किलो हो गया साक्ष्य दो, और उसके बाद ऐसे लोग इनका केदारनाथ में मतलब इनका ऐसा। चलिए कमलेश जी को सुन लेते हैं। थपलियाल जी रुके जरा, कमलेश जी की सुन लेते हैं। कमलेश जी पापी है, उत्तराखंड के पापी है। एक सेकंड थपलियाल जी रुके। आप एक ही बताइए जी, आपको लगता है 35 किलो सोना चोरी हुआ? लगता है? अगर आपके पास कुछ लगता है जाके रिपोर्ट कीजिए ना लोकल। हाँ शिशपाल जी इसके बाद शंकराचार्य को रिपोर्ट के लिए बोल रहे हो? शंकराचार्य रिपोर्ट करेंगे? क्या एविडेंस है? अरे मोदी कोई बोलेगा कि मोदी रिपोर्ट करता है क्या कांग्रेस के खिलाफ? अब कोई बोलता है कि मोदी रिपोर्ट करो। अरे कोई मोदी जी को बोलता है कि भाजपा के खिलाफ रिपोर्ट करो, वो कभी जर्सी गाय बोलता है, जर्सी गाय के खिलाफ रिपोर्ट कहने के लिए कोई बोलता है? थपलियाल जी वैसे डिबेट अलग दिशा में जा रही है। हम बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, कहाँ BJP पर ही आ गए, पूरी की पूरी पार्टी मोदी जी तक पहुंची आप इस गैंगी राजनीति के कारण। आपने आरोप लगाते हो, आपने कितना लिख के दिया UPD वालों ने कि लेटर हेड पे कि साहब इसकी जांच की जाए, ये किया जाए, इस पे मुकदमा किया जाए। एक FIR तक दी नहीं, खाना खा सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। अरे पुलिस तुम्हारे साथ है। चलिए ठीक है देखिए शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिएगा। ठीक है रुक जाइए कमलेश जी। शीशपाल यशी जी, थपलियाल ने बिल्कुल सही बात कही कि आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमेटी के चेयरमैन ने भी जो है शंकराचार्य जी के जो है कहा है कि वो शंकराचार्य हैं भी नहीं। मतलब अब भाजपा के टेम्पल कमेटी के चेयरमैन तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। तो ये बहुत आपत्तिजनक बयान है, इसमें तो हम मूवमेंट कर ही रहे हैं। उसके लिए तो निश्चित तौर पर इनको जनता से और शंकराचार्य से और भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी। इनके जो पाप है वो इनको लेकर के डूबेंगे की बात है। सोने की चोरी का मुद्दा नहीं है। साल भर से कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कि उस मामले में अभी तक जांच करवाते। साल भर बाद मजबूरी में शंकराचार्य जी को ये बयान देना पड़ा। और हाँ, भाजपा के प्रवक्ता तो बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बनी। तो भैया आपको कांग्रेस की कार्यकारिणी की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कमलेश को कांग्रेस भवन में आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ पर आकर के देखे कि हमारी पूरी कार्यकारिणी काम कर रही है और हमारा संगठन मजबूत है। तभी हमने उपचुनाव में आपको सबक सिखाने का काम किया और लोकसभा चुनाव में भी आप 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए। हमने आपकी लीड कम करने का काम किया। शीशपाल जी मेरा सवाल एक और, बीजेपी को तो बहुत कोस लिया, आप जरा इस पर आते हैं कि कांग्रेस में ये जो होड़ लेने की इस समय हम देख रहे हैं, होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की कि ये जो 2 उपचुनाव जीते हैं ये किसके बलबूते पर जीते हैं, ये क्या है फिर, ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? रुक जाइए कमलेश जी जरा मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे। शीशपाल जी बताइए जरा, अपनी बारी पे जवाब दो मैं यार। आपकी कांग्रेस में जिस तरीके से 2 उपचुनाव जीत लिए आपने और उसके बाद हम देख रहे हैं क्रेडिट लेने की होड़ मची पड़ी है। करण महाराज जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, गणेश गोदियाल जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, हरीश रावत जी तो किंग मेकर बन गए हैं वहां पर आकर। इसको कैसे देखें? नहीं ये चीज देखिए, ये गलत वो है। अगर इस प्रकार के समाचार आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, सभी लोगों ने वहां पर मेहनत की और सब अगर मेहनत
के बाद कहने की भाई सामूहिक रूप से जो है हमारे प्रत्याशी जीते हैं, और जो हमारा आधिकारिक बयान गया स्वयं ने जो है वो बयान जारी किया है, और हमने यही कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत है। हमारे गठबंधन के सहयोगियों ने भी इसमें पूरी मेहनत की, हमारे मतलब ये आपने किया नहीं, ये आपकी मजबूरी है कि आपको इंडिया गठबंधन ही कहना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए ना शीशपाल जी, रुकिए शीशपाल जी सुनिए ना, बिना पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शीशपाल जी सुन लीजिए जरा, बिना आग के धुआं नहीं उठता, और कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो जग जाहिर है। ये जो है सामूहिक जीत है, हमारी मेहनत की जीत है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और भाजपा तमाम दावे करने के बाद, सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद, तमाम जो है बाहुबली और धन बली को लड़ाने के बाद भी अगर चुनाव हार रही है और भाजपा फिर भी उसे अपनी अपनी उपलब्धि बता रही है, तो ये सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए। और शीशपाल जी अगर हम लॉजिकली बात करें तो बीजेपी के खेमे में ये दोनों ही सीटें नहीं थी, बीजेपी को लॉस तो हुआ ही नहीं है, कांग्रेस को एक सीट का फायदा हुआ है। बार बार आप ये क्यों भूल जाते, बीजेपी लॉस में नहीं चली गई, वो 2 सीटें वैसे भी बीजेपी के खेमे में नहीं थी, और बीजेपी जीत जाती तो बीजेपी को एक फायदा हो जाता। और अभी 3 महीने पहले लोकसभा की 5 के 5 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई है। तो ये कहना, देखिए आपका कांग्रेस को डिफेंड करना बनता है जैसे कि कमलेश जी का बीजेपी को, लेकिन बड़ी बात ये ना कि आपको ये कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत जी भले ही कटाक्ष करते हैं, लेकिन समय समय पर वो आईना दिखाने का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है अगर ऐसे पार्टी में लोग होंगे तो चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि उनके इस बयान के बाद से ये कहा जा रहा है कि हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद हम कैंडिडेट्स लाएंगे, तो इसका फायदा तो आमतौर पर नजर आएगा आगे। नहीं, ये सीधी अगर उपचुनाव से भाजपा को फर्क नहीं पड़ा तो मुझे लगता है भाजपा को उपचुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, वो जीतने के लिए ही लड़े होंगे। मुझे लगता है पूरी एड़ी चोटी भी उन्होंने जीतने के लिए लगाई। नुकसान फायदे की मैंने की, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि अब उनको उससे कोई फर्क, ऑब्वियसली अगर जीत जाते तो उनके खाते में एक ऐड हो जाता कि हम अपनी गलती को खोजेंगे, हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और हम जनता जनार्दन के बीच अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, सरकार की नाकामियों को नहीं पहुंचा पाए, हमने इसको कारण बताया। और उपचुनाव में हमारी मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत हुई है, उसे भाजपा मान नहीं रही है, तो ये कैसी राजनीति है? ये भाजपा ने आपके उपचुनाव की जीत को स्वीकार किया है। भाजपा ने बिल्कुल नहीं कहा कि ईवीएम को हैक किया गया है। भाजपा के किसी व्यक्ति ने नहीं ईवीएम को दोष दिया। भाजपा को हराने का काम करेंगे। कमलेश जी ठीक है, शीशपाल जी रुकेगा, कमलेश जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। मैडम मैं एक चीज बोलूंगा कि जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब ये हार गए चुनाव, आप एक चीज बताओ, भी डिबेट का पॉइंट दूसरा होता है, वैसे मंगलोर जीत जाते तो ये बोलते इन्होंने सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इन्होंने ईवीएम में घोटाला किया है। शीशपाल जी बस करिए, लोगों के सिर फोड़े राजत्ता की, उसके बाद भी नहीं जीते। सरकारी मशीनरी का तो दुरुपयोग किया भाई आपने। 400 वोटों से मंगलूर सीट जीते आप। चूहे को मिली सिंदूर की डब्बी, उसने पंसारी की दुकान खोल दी, वो कहाँ फिट होती कांग्रेस सिस्टम की? क्या कर रहे हैं आप? इतना क्यों बौखला रहे हैं कमलेश जी? 5 सीटें हार गए आप, है ना? जनता जानती है आप कैसे हो, आप कितने हितैषी संकल्प लेके हम हितैषी दौर थे। आप लोग जब इंदिरा गांधी ने गौ रक्षा के चलाई थी, उसका पाप भुगत रही आज कांग्रेस। कमलेश जी हम लेकिन बस इतना ही चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना की जाए, काफी लंबे समय से जो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी अनदेखी ना की जाए, जरा मुद्दे पर रहेंगे। तो आपकी बात है कि कार्यकर्ताओं की, चाहे कोई भी संगठन हो, हर संगठन की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भाई कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन तय है। अगर उसमें कहीं अगर एक ऐसा विचार आ भी गया तो उसको प्रत्यक्ष को लेकर के चुनाव, अरे हम 2024 को 0 सीटें मिली, उसमें तो समीक्षा कभी कांग्रेस ने कितनी की, हमारे तो देखो एक सीट, खाली एक सीट हमारे हाथ, मतलब हम लॉस में भी नहीं गए। हमने इतनी बड़ी विस्तार कार्य समिति कराई और उनको सम्मानित किया। मंगलौर के अंदर जो जिन कार्यकर्ताओं ने अचीवमेंट किया, आप बताओ मंगलौर में हम 30 नंबर पर रहते थे, हमारा संगठन खड़ा होगा, उनको सम्मानित किया, ऊर्जा डाली उनके अंदर, हम जीतेंगे मंगलौर 2027 के चुनाव में। तो हमारे तो हमने कहीं ना कहीं जीत रही है।
जहां तक ये बद्रीनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ में भी समीक्षा हो गई, ठीक है, उस पर समीक्षा होगी, चिंतन होगा, उसका एक सीट पे हम लोग मानते हैं। कुलदीप जी, अंतिम टिप्पणी आपकी लूंगी मैं फटाफट, कम शब्दों में। मैडम कुलदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी कम शब्दों में। देखिए, मंथन की जरूरत दोनों ही पार्टियों को है, चाहे वो कमलेश हो, चाहे माफ कीजिएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। नहीं, बिल्कुल मंथन तो दोनों राजनीतिक दलों को करना चाहिए और वो कर भी रहे होंगे, हम उसको कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर है कि चमोली की बद्रीनाथ सीट की लड़ाई अलग थी और मंगलौर सीट की लड़ाई अलग थी। मंगलौर में जो पहला हक था वो कहीं ना कहीं हरपाल सिंह का था, या कलीम का था, या ऋषिपाल बालियान का भी हो सकता था, या दिनेश सिंह पंवार का भी हो सकता था। ये वो तमाम प्रत्याशी हैं जो विगत चुनाव, बीते चुनाव में, चाहे 2007 का हो, 12 का हो, 17 का हो या 22 का, इन चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, जब वहां पर स्थितियां भाजपा के पक्ष में नहीं होती। आज जब भाजपा के पक्ष में आई तो उन्होंने बाहर से वहां पे कार्यकर्ता प्रत्याशी लेकर के आ गए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि यही कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, इसी को कार्यकर्ताओं की अनदेखी कहा जाता है। वही चीज चमोली में बद्रीनाथ सीट पर हुआ। भाई बद्रीनाथ से तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष को हरा करके राजेंद्र भंडारी विधानसभा में पहुंचे थे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या है, और में कांग्रेस धार्मिक मुद्दों को लेकर के ना पिक एंड चूज का काम करती है। जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं उनको लेकर के जो बात उठ रही है, तो क्योंकि वो उनको राजनीतिक लाभ उसमें दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को चयन कर लिया। लेकिन कांग्रेस यही भूल गई कि 2004 में कांची कामकोटी के शंकराचार्य स्वर्गीय जैन सरस्वती के साथ क्या हुआ था, दिवाली की आधी रात को कैसे उनको सीट के ले जाया। कुलदीप जी, देखिए, हम उम्मीद करते हैं जो पार्टी की अपनी अपनी समस्याएं हैं उनका निदान जरूर पार्टी करेगी। वक्त की चूंकि कमी है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे तीरथ सिंह रावत ने जिस तरीके से उपचुनाव में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है और आगे आने वाले समय में इस तरीके से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं करना ही बेहतर होगा। और इसी बीच आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा की नायब सरकार का ऐलान। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% मिलेगा आरक्षण। माइनिंग गार्ड भर्ती में भी 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को हरियाणा में आरक्षण देने का ऐलान। चंडीगढ़ से खबर, हरियाणा की नायब सरकार का ऐलान। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% मिलेगा आरक्षण। माइनिंग गार्ड भर्ती में भी 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को हरियाणा में आरक्षण देने का ऐलान। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण। माइनिंग गार्ड भर्ती में भी 10% आरक्षण मिलेगा। और इसी बीच आपको दिल्ली से भी बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी की करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। चुनाव नतीजे और यूपी से कम मिलने की बैठक में चर्चा। यूपी में इतनी कम सीटें आएंगी इसका अंदाजा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नतीजों पर समीक्षा बैठक हुई। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नेताओं से मिलकर ले रहा है फीडबैक। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहा नेतृत्व। अलग अलग राज्य के नेताओं से मिलकर ले रहा है फीडबैक। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। यूपी में कम सीटें मिलने को लेकर भी समीक्षा की गई है। यूपी में राढ़ का जिम्मेदार कौन? लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा हाई। संगठन और सरकार के बीच कैसा तनाव?
और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।